हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम अप्रैल 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम हर मंथ के टॉप इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर को रैपिड रिवीजन क्लास में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आपको सारे करंट अफेयर डिटेल में वहां पर भी डिस्कस करवाए गए थे। तो यहां पर हमारा केवल रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन राउंड है। ये वन लाइनर फॉर्म में टॉप 100 करंट अफेयर को यहां पर हम समझने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, आराम से सेशन को देखिए। जो भी क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में अप्रैल मंथ से करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं, वो यहां पर आपके सारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के रैपिड रिवीजन राउंड का। 34th सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? तो रिसेंटली 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान का अनाउंसमेंट किया गया था और यह बताया गया कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा। संस्कृत के बहुत ही फेमस एक ऑथर हैं, संस्कृत भाषा में इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इस बुक के लिए 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। 2025 में दिया गया है 2024 के लिए। ओके। म्यांमार में अर्थक्वेक राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अप्रैल मंथ में म्यांमार में एक भूकंप देखने को मिला था। इसके बाद म्यांमार की सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, जिसके तहत म्यांमार को काफी सारी मेडिसिन, राहत सामग्री, जो भोजन के पैकेट्स होते हैं वो भेजे गए। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जिसको अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो एक प्रकार का ब्लॉक प्रिंट है, धोती पर, कपड़ों पर, साड़ियों पर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। इसका नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। इसको अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया और यह कला संबंधित है भारत के गुजरात राज्य से। वंदना कटारिया, जिन्होंने संन्यास का अनाउंसमेंट किया था, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था अप्रैल 2025 में, यह किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया बहुत ही फेमस हॉकी की खिलाड़ी है। उपलब्धियों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैचेस खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा इंडिया के लिए हॉकी मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य से आती है। और 2022 में खेलों में इनके योगदान के कारण वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हॉकी खेल से संबंधित अप्रैल 2025 में इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक, जिसका विमोचन किया गया था, किसके द्वारा लिखी गई? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के पीएम रह चुके हैं, इनके जीवन पर आधारित, इनके संघर्षों पर आधारित द ग्रेट कॉन्सिलिएटर नाम की जो बुक है, इसे लिखा है संजीव चोपड़ा ने। संजीव चोपड़ा एक रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं और काफी फेमस एक ऑथर भी हैं। तो इनकी बुक को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2025 में। किस पर बेस्ड? लाल बहादुर शास्त्री पर। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अभी रिसेंटली जो भारत की सरकार है, उसने इसकी थीम को अनाउंस किया है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम अनाउंस की गई 2025 के लिए। यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहली बार 2014 में अनाउंसमेंट किया था कि हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे, और पहली बार यह मनाया गया 2015 में। भारत के ही प्रयासों से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की गई है। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2025 में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है। हाल ही में चर्चित टोंगा आइलैंड कहां पर स्थित है?
तो टोंगा आइलैंड अप्रैल 2025 में भूकंप के कारण सुर्खियों में रहा था और यह देखने को मिलता है साउथ पैसिफिक ओशियन में। साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में। तो साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। सरहुल फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो यह मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। झारखंड में वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है, हो, संथाल, ये सब सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। जनजातियों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और प्रकृति की पूजा की जाती है और प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है, जो भी प्रकृति ने जो समुदाय हैं झारखंड के लोकल, उनको प्रदान किया है। तो प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड राज्य में। अप्रैल मंथ में यह मनाया गया 2025 में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यह किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप की बात करें, एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंडिया और यूएसए के मध्य में आयोजित किया जाता है। रिसेंटली इसका 4th एडिशन अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सबसे पहली बार दोनों देशों के मध्य में इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप किनके मध्य में? इंडिया और यूएसए के मध्य में। 2025 में कौन सा एडिशन? 4th एडिशन। कहां आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और सबसे पहली बार शुरुआत कब? 2019 नवंबर। सन पूछा जाएगा 2019। कॉमनवेल्थ नेशन की फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ नेशंस की फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है शर्ली बोचवे को। इसके बाद ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव की बात करें, इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है वेस्ट बंगाल सरकार को। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जो माताएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनमें 3 बीमारियों को खत्म करने के लिए, जैसे HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, इन 3 बीमारियों को खत्म करने के लिए ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव की हाल ही में शुरुआत की है। तो राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए, भारत में जितने भी बैंक है ना, इनका एक एसोसिएशन है जिसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट तक या फिर आरबीआई तक अगर बैंकों की कोई भी बात पहुंचानी है तो मीडिएटर के रूप में काम करता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, है ना। ये संस्था एक प्रकार का एसोसिएशन है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने थे अप्रैल 2025 में CS शेट्टी। अगर हम CS शेट्टी की बात करें तो ये वर्तमान में SBI के चेयरमैन के पद पर हैं, है ना। तो ये बन गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14th एडिशन किसके बीच आयोजित किया गया? तो इंद्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इंडिया और रशिया के मध्य में किया जाता है। पहली चीज तो याद रखिएगा। तो इंद्र नेवल एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य में? इंडिया और रशिया। अब देखिए 2025 में इसका 14th एडिशन आयोजित किया गया था। 28 मार्च को शुरू हुआ था और 2 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? तो एक तो चेन्नई के तट पर और एक बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहली बार इंद्र नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत इंडिया और रशिया के मध्य में 2003 में की गई थी। तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस साल 2025 में ये 14th एडिशन का आयोजन किया गया इंडिया के एक तो चेन्नई के तटों पर और एक बे ऑफ बंगाल में। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है 30 मार्च को। ओके, ये काफी सुर्खियों में था तो इसको हमने यहां पर कलेक्ट कर लिया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 30 मार्च को मनाया जाता है 2025 में टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट की थीम है। देखिए यहां पर समझिएगा, करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर में भी सारे करंट अफेयर कवर करवाता हूं, डिटेल में वहां पर पढ़ाता हूं। यहां पर हमारे रैपिड रिवीजन है तो हम यहां पर थोड़ा
फास्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ही यहां पर देख रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर रोज आपको आता है 6 बजे सुबह क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहां से डेली देखा करें, है ना। तो वहां पर आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको जीएस में कोई भी डाउट आता है, क्योंकि स्टेट की एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम में आपको जीएस हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप हमारा 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। तो आप जीएस का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में तो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, इसके अलावा आप हमारा करंट अफेयर 2025 का ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाहर आपका कोई भी करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी के लिए आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर लीजिए। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए अप्रैल के शुरुआत में 4 अप्रैल को शुरू हुआ था 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में, अप्रैल 2025 में। 6ठा एडिशन है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का। जो बंगाल की खाड़ी है ना, उसके आसपास के देशों का एक संगठन है, आपस में पीस के लिए काम करता है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करता है, बिम्स्टेक के नाम से। तो इसकी एनुअल समिट आयोजित की जाती है 2025 में। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 का विनर कौन रहा? तो नेशनल विमेंस हॉकी लीग पहली बार ही इसका आयोजन किया गया है 2024-25 में। इसकी विनर रही है हॉकी हरियाणा, हरियाणा की हॉकी टीम। देखिए विमेंस के लिए ये जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है, पहला ही संस्करण है इसका, पहली बार ही इसका आयोजन किया गया। हरियाणा ने फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, मतलब ओडिशा की जो विमेन हॉकी टीम है उसको हराकर 3-2 से हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की। पहला ही एडिशन है नेशनल विमेंस हॉकी लीग का। विनर हो जाती है हॉकी हरियाणा और रनर अप हो जाती है हॉकी ओडिशा। गोरसम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोरसम कोरा फेस्टिवल की बात करें तो यह मनाया जाता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का पूर्वोत्तर का राज्य, वहां पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध सांस्कृतिक फेस्टिवल के रूप में गोरसम कोरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना। बौद्धों के मध्य में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, वहां से जो भूटान का एरिया है, उनके मध्य में बौद्ध रिलेशन को मजबूत करना भी गोरसम कोरा फेस्टिवल को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। स्पेशली इंडिया के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस 2025 में मनाया गया? तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, है ना। 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था, उसके आधार पर 1 अप्रैल को 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 2025 में जो 1 अप्रैल आया था उस दिन 90वां फाउंडेशन डे मनाया गया आरबीआई का। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और 90 फाउंडेशन डे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2025 में। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 10 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 1 गोल्ड जीता हमने, 3 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल हमने अपने नाम किए। भारत की अगर हम ऑल ओवर मेडल टैली देखें तो इंडिया को 8th रैंक दी गई है। आयोजन कहां हुआ? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था जॉर्डन के अम्मान में, और इस साल ये 21वां एडिशन है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का। इंडिया ने 10 मेडल जीते, 1 ही गोल्ड आया हमारे पास, और ओवरऑल मेडल टैली की बात करते हैं तो हम 8th प्लेस पर रहे, 8वीं रैंक पर रहे हैं। आयोजन जॉर्डन के अम्मान में। हर साल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया जाता है?
हर साल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक। आंखों से संबंधित वीकनेस बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना, है ना, ब्लाइंडनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक को मनाए जाने का। हर साल 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक यह मनाया जाता है। 1 अप्रैल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यहां पर सीबीआई की बात की जा रही है। तो 1 अप्रैल को सीबीआई का 62 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना हुई थी। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी है, संगीन अपराधों के मामले में, है ना, और आतंकवादी घटनाओं के मामले में जांच करने का काम सीबीआई का होता है। तो 62वां स्थापना दिवस मनाया गया 2025 में। गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया? अप्रैल 2025 में गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के टारगेट के साथ P4 इनिशिएटिव को शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। यहां पर P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप, है ना। कहां शुरू की गई? आंध्र प्रदेश राज्य में। P4 इनिशिएटिव गरीबी को खत्म करने के लिए। हाल ही में चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है, को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो एक चपाता मिर्च बहुत फेमस है जो कि तेलंगाना राज्य में उगाई जाती है। तेलंगाना का एक पर्टिकुलर रीजन है वारंगल, यहां पर उगाया जाता है चपाता मिर्च को। अपनी तीखेपन के लिए बहुत ही फेमस है दक्षिण भारत में। हाल ही में तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया अप्रैल 2025 में। राम सहाय पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राम सहाय पांडे बहुत ही फेमस फोक डांसर थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और मध्य प्रदेश के मालवा में एक राई फोक डांस किया जाता है ना। इंदौर और उसके आसपास के जो रीजन है, निमाड़ वगैरह, वहां पर राई फोक डांस किया जाता है, जिसके बहुत ही फेमस कलाकार थे राम सहाय पांडे, जिनका निधन हो गया अप्रैल 2025 में फोक डांस से संबंधित। तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल कितने माह के अंदर किसी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को लौटाना होगा? तो आपको पता है पहले भारतीय संविधान में राज्यपाल को यह लिमिटेशन नहीं थी कि वो विधानमंडल के भेजे हुए बिल को कितने समय में साइन करेंगे, कितने समय में पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ेगा, ये लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिमिटेशन तय की है और 3 इंडिकेटर सेट कर दिए। पहला इंडिकेटर यह कि अगर राज्यपाल को किसी बिल को साइन करना है या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना है, तो उनके पास 1 मंथ का समय है, या तो साइन करके भेज दे या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना है, तो 1 महीने में यह कार्रवाई करें। अगर जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो किसी बिल को मंत्रिपरिषद को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल विधानसभा में पास होकर आ जाता है पुनर्विचार के बाद, तो 3 महीने के अंदर राज्यपाल को उस पर साइन करनी पड़ेगी। तो ये टाइम पीरियड राज्यपाल को अगर पुनर्विचार के लिए भेजना है तो 3 महीने के अंदर भेजना पड़ेगा, यह प्रावधान किया गया है। पुनर्विचार के लिए अगर राज्यपाल भेजना चाहते हैं तो कितने? 3 महीने के अंदर उनको मंत्रिपरिषद को या विधानमंडल को बिल को वापस भेजना पड़ेगा। यह हमारा आंसर है। इसके बाद अगर रिकंसिडरेशन से विधानमंडल से पास होकर बिल वापस आ जाता है तो फिर जो गवर्नर हैं उनको 1 महीने के अंदर बिल पर साइन करनी पड़ेगी। ये 3 प्रावधान किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल से संबंधित। सर समझ नहीं आया, फिर से सुनो। या तो साइन करना हो तो 1 महीने में कर दे, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है तो 1 महीने के अंदर कर दे। पुनर्विचार के लिए लौटाना है तो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा। अगर रिकंसिडरेशन से पुनर्विचार के लिए लौटाया, विधानमंडल में फिर से पास हुआ और फिर राज्यपाल के पास आ गया, तो अब तो राज्यपाल साइन करने के लिए बाध्य है, तो 1 महीने के अंदर अब उनको साइन करनी पड़ेगी। अगर बिल रिकंसिडरेशन से वापस आ चुका है तो पास होकर विधानमंडल में, तो फिर 1 महीने का टाइम पीरियड है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कितना समय है? 3 महीने का समय है।
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 आयोजन कहां किया गया? आयोजन हुआ है ब्राजील में। भारत ने टोटल 6 मेडल अपने नाम किए, इसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते, और मेडल टेली में हम दूसरे स्थान पर रहे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा 7 मेडल के साथ। इंडिया ने 6 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, और तीसरे नंबर पर रहा ब्राजील, जहां पर आयोजन किया गया था, इसने 5 मेडल जीते हैं। जीपी दृष्टि पहल किस राज्य में शुरू की गई? जीपी दृष्टि पहल को शुरू किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात में क्या होता है, देखिए क्राइम सीन पर पुलिस से लेट पहुंचती है, वो ट्रैफिक में फंस जाती है किसी भी कारण से, तो गुजरात की पुलिस ने यह किया है कि भाई पहले ही ड्रोन भेज दिए जाएंगे घटना स्थल पर, तो ड्रोन जल्दी भी पहुंच जाएंगे और वो निगरानी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सारी जो भी सूचना मिल पा रही है वो कलेक्ट करेगी। जब तक पुलिस वाले पहुंचेंगे तब तक ड्रोन निगरानी करेगा। तो इसको जीपी दृष्टि इनिशिएटिव पहल का नाम दिया है गुजरात सरकार ने। गुजरात की पुलिस ने अप्रैल 2025 में से शुरू किया। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई गई। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आपको पता है महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई गई? 10 अप्रैल को। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में, वर्तमान बिहार का एरिया, और इनका जो मृत्यु है वो 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी बिहार के पावापुरी में। 24वें तीर्थकर जैन धर्म के, जैन धर्म को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलवाने वाले और आखिरी तीर्थकर महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, इनका जो चिन्ह है ना वो बुल है, बैल। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ देव थे, सांप या स्नेक इनका चिन्ह है, और महावीर स्वामी का चिन्ह है लॉयन या सिंह। तो 10 अप्रैल को मनाई गई महावीर स्वामी जयंती 2025 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब कौन सी है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की किताब बनी है हार्ट लैंप। ठीक है, हार्ट लैंप। वैसे देखिए ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है हार्ट लैंप। दीपा भस्टी है ना, इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में हार्ट लैंप के नाम से, लेकिन जो कन्नड़ किताब है ना वो लिखने वाली है बानु मुष्टा, इनका पूरा नाम है बानु मुष्टा, इन्होंने लिखा है। और इनकी जो कन्नड़ बुक है येदया हेंदते, इनकी बुक का नाम है, ये कन्नड़ नाम है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इस बुक को इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है हार्ट लैंप के नाम से, और ये की है दीपा भस्टी ने। अब हार्ट लैंप पहली कन्नड़ बुक बनी जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। अभी जीती नहीं है, केवल शॉर्टलिस्ट हुई है, याद रखना। वैसे ये बानू मुस्ताक है इनका पूरा नाम, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। सांबा वाथल जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, किसकी किस्म है? तो सांबा वाथल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में मिर्ची की एक किस्म है ना। किस राज्य से है? तमिलनाडु। और किसकी किस्म है? तो ये मिर्ची की किस्म है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए 2025 में जो अदर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए उसमें कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु के तंजावुर से है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तोवलाई फूल माला बहुत फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। सोदागरी ब्लॉक प्रिंट की हमने बात की थी, गुजरात से जीआई टैग दिया गया। वारंगल तेलंगाना की चपाता मिर्च, हमने इसकी भी बात की है। तो ये सारे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया 2025 में। उसी में से एक है सांबा वाथल, ये भी एक मिर्च है जो कि तमिलनाडु राज्य में उगाई जाती है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया है। देखिए क्या होता है, 3D प्रिंटेड मशीन के माध्यम से एक वर्कशॉप में पूरा स्टेशन के पार्ट तैयार कर लिए जाते हैं, दीवार, ऊपर का शेड वगैरह, और फिर उन्हें एक स्थान पर ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है। यह कहलाता है 3D प्रिंटेड। कोई भी चीज बनाई जा सकती है, डाकघर, घर बनाया जा सकता है, फैक्ट्री बनाई जा सकती है।
उसी तरीके से पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 के पहले फेज में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया, शूटिंग का वर्ल्ड कप है और इसमें इंडिया ने 8 मेडल अपने नाम किए। कितने? 8। देखिए 8 मेडल जीतकर मेडल टैली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा। पहले पर रहा चाइना 11 मेडल के साथ। इंडिया ने 8 मेडल जीते जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। यूएसए की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर रहा 6 मेडल के साथ। तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को समाप्त कर दिया? तो 2025 में आपको पता है बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को हमने खत्म किया था, क्योंकि बांग्लादेश लगातार देश विरोधी बयान दे रहा था। जून 2020 में हमने ये फैसिलिटी बांग्लादेश को दी थी कि वो भारत के पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे बिना किसी टैक्स के। ये होती है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। पर अब क्योंकि भाई हम ही को आंख दिखा रहा है तो हमने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को खत्म कर दिया अप्रैल 2025 में। पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रेंड विभूषण पुरस्कार या मित्र विभूषण इसे कहा जाता है किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है श्रीलंका की सरकार के द्वारा। इसे मित्र विभूषण कर लेना, इसे मित्र विभूषण ही कहा जाता है। तो श्रीलंका का नागरिक सम्मान है जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के प्रेसिडेंट एनुरा कुमारा दिशानायके के द्वारा दिया गया, भारत के पीएम को। हाल ही में युन सुक योल का महाभियोग किया गया है या फिर महाभियोग के द्वारा युन सुक योल को हटाया गया है अपने पद से? ये किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो युन सुक योल ये दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट थे जिनको महाभियोग की प्रोसीजर के द्वारा दक्षिण कोरिया है ना, अफ्रीका तो नहीं बोला ना मैंने, दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट थे युन सुक योल। इनको महाभियोग की प्रोसीजर के द्वारा हटाया गया है दक्षिण कोरिया में प्रेसिडेंट के पद से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंडिया में भी महाभियोग की प्रोसीजर ही चलती है और अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने अपने यहां पर प्रेसिडेंट को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया है। कौन थे? युन सुक योल। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी? तो अगस्ता मलिया या अगस्ता मलई बायोस्फीयर्स रिजर्व 2016 में है ना, इसे मान्यता दी गई थी यूनेस्को के द्वारा एक बायोस्फीयर्स रिजर्व के रूप में। अभी सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बायोस्फीयर्स रिजर्व का सर्वे करने का आदेश दिया था और कहा था भाई जितने भी कब्जे और गैर कानूनी काम चल रहे हैं ना उसका पता लगाए राज्य सरकार। अगर हम देखें कि किस राज्य में आता है तो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व 2 राज्यों की टेरिटरी में फैला हुआ है, केरला और तमिलनाडु है ना, दोनों राज्यों की टेरिटरी में देखने को मिलता है। 2016 में बायोस्फीयर्स रिजर्व का दर्जा दिया गया। भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा कहां स्थापित किया जा रहा है? इंडिया का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा को स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। 2026 में आंध्र प्रदेश में पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस INS वर्षा शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्षा का हिस्सा है, काम चल रहा है, 2026 तक ये तैयार हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। पहली बार मनाया गया था 1950 में। क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। 2025 की यहां पर थीम की बात कर लेते हैं, हेल्थ बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे अधिक
प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है। देखिए प्रेषण का मतलब समझिए, जब जो एनआरआई जो भारत के बाहर रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत के बाहर रहते हैं, उनकी फैमिली को वहां कमाने के बाद पैसा भेजते हैं, तो ये होता है रेमिटेंस या फिर प्रेषण। तो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया आया है यूएसए से। यूएसए से जितना भी हमको वर्ल्ड से रेमिटेंस मिला, उसमें 27.7% हमको यूएसए के जो हमारे इंडियन से उनसे आया है। फिर सेकंड नंबर पर यूके ऑलमोस्ट 10.8% और थर्ड पर है सिंगापुर 6.6%। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का इनॉग्रेशन हाल ही में कहां किया गया। तो हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन जो कि क्लाइमेट की रिसर्च के लिए है, जलवायु परिवर्तन की रिसर्च के लिए है, इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए है, इसका इनॉग्रेशन किया गया जम्मू कश्मीर के मंडलोट जो कि चेनानी में पड़ता है, यहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है। यह जो रिसर्च स्टेशन है 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंडिया का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाइमेट रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्टेशन जम्मू कश्मीर के चेनानी में। हाल ही में चर्चित माउंट कैनलोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। माउंट कैनलोन ज्वालामुखी जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा, फिलीपींस में देखने को मिलता है। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया। तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार्तिक आर्यन को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 के 9th एडिशन का आयोजन कहां किया जा रहा है और इसकी थीम क्या है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 के 9th एडिशन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, है ना। संभावना इसकी थीम रखी गई और सबसे पहली बार ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की शुरुआत की गई थी 2016 में। 2025 में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। थीम भी याद रखिएगा, संभावना थीम रखी गई है। इसके बाद आइए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एक स्कीम को अनाउंस किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इस योजना का देश में मुख्य उद्देश्य है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किस शहर के मेयर द्वारा सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कुछ समय पहले ही देखिए पुर्तगाल की यात्रा पर थी। यहां पर पुर्तगाल का जो लिस्बन शहर है उसके मेयर ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी सिटी के सर्वोच्च सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। तो लिस्बन कहां का शहर है, पुर्तगाल का, जिसका प्राइज दिया गया द्रौपदी मुर्मू को। सीजीआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में संजीव खन्ना है। 13 मई को ये रिसेंटली सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यहां पर जस्टिस BR गवई इन्होंने अपना पद संभाला है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो 13 मई 2025 को इन्होंने ओथ ली और जस्टिस खन्ना ये रिटायर हो गए 13 मई को। तो याद रखिएगा BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। भारत के 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया दिनेश माहेश्वरी को। अगर हम यहां पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। 2023 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। अब ये 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। लॉ कमीशन भारत में देखिए अलग अलग कानून से संबंधित सलाह देने का कार्य करता है केंद्र सरकार को। तो 23वें लॉ कमीशन का गठन किया गया था लास्ट ईयर। अब दिनेश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्टलिक के नाम से। इसका आयोजन इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य में किया जाता है।
रिसेंटली इसका 6th एडिशन आयोजित किया गया था अप्रैल 2025 में। आयोजन इसका किया गया भारत के पुणे में, है ना। पुणे में एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहां पर सैन्य छावनी आप इसे मान लीजिए, यहां पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया। पहली बार भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में डस्टलिक की शुरुआत की गई थी 2019 में। तो पहला एडिशन आयोजित किया गया 2019 और अब 6th एडिशन है 2025 में, जो लास्ट मंथ में आयोजित किया गया। भारत की लॉन्गेस्ट रेल टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? भारत की सबसे लंबी रेल टनल का निर्माण किया जा रहा है भारत के उत्तराखंड राज्य में। रेलवे टनल है, पहाड़ी इलाकों में रेलवे को विस्तार देना, पूर्वोत्तर भारत में रेलवे को विस्तार देना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है। इसी के तहत उत्तराखंड में एक टनल बनाई जा रही है जिसका नाम है टनल T8, है ना। ये टनल का नाम है, ये जनासू टनल के नाम से जानी जाती है या फिर देवप्रयाग जनासू टनल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह देवप्रयाग जनासू रूट पर पड़ती है, रेलवे का रूट है उत्तराखंड में, इसलिए जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल इसे कहा जाता है और टनल T8 के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। आपको पता है इससे पहले भारत की सबसे लंबी रेल टनल T49 टनल थी, उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 12.7 किलोमीटर थी और अभी जो टनल बनाई जा रही है T8 उत्तराखंड में, इसकी लंबाई होगी 14.6 किलोमीटर, है ना। तो 14.6 किलोमीटर की उत्तराखंड में सबसे लंबी टनल होगी टनल T8। हाल ही में पट्टेड़ा अंचू साड़ियों को जीआई टैग दिया गया अप्रैल में, ये किस राज्य से संबंधित है? तो हमको ये तो समझ में आ गया कि अगर हम पट्टेड़ा अंचू की बात करते हैं तो ये साड़ियों की एक किस्म है ना, मतलब साड़ियां हैं जो कि हाथ से बुनकर बनाई जाती है। तो ये जो जीआई टैग है ये दिया गया है कर्नाटका को। कर्नाटक में काफी स्थानीय लोग वहां की साड़ी बनाते हैं जो कि हाथों से बनाई जाती है, उसकी अधिकतर कारीगरी हाथों से होती है। इसको नाम दिया जाता है कर्नाटक में पट्टेड़ा अंचू, है ना। तो साड़ी जीआई टैग दिया गया कर्नाटक राज्य से संबंधित। ब्राइस ओलीगुई गुएमा किस देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए अप्रैल मंथ में? तो ब्राइस ओलीगुई गुएमा ये गैबोन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए, जो कि एक अफ्रीकी देश है गैबोन। इसके प्रेसिडेंट बने ब्राइस ओलीगुई गुएमा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट, है ना, एक ही हाईकोर्ट है, इनका मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है जस्टिस अरुण पल्ली को। जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। हाल ही में IWLF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो IWLF की बात करें तो ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इसका जो एथलीट्स कमीशन है उसकी अध्यक्ष बनी है मीराबाई चानू। देखिए, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अंतर्गत जो एथलीट कमीशन है ना, वो एथलीट्स की समस्या को, प्रॉब्लम को इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन तक पहुंचाएगा। तो इसके लिए IWLF एथलीट्स कमीशन बनाया गया। 2025 में इसी साल इसकी स्थापना हुई और 4 साल के लिए इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर राज्य से आती है और उपलब्धियां देखें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इनके अलावा कौन सी कैटेगरी में है? तो विमेंस 49 कैटेगरी, 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। मीराबाई चानू अब IWLF एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष या पहली अध्यक्ष नियुक्त की गई। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का खिताब पंजाब की टीम ने अपने नाम किया, पंजाब की हॉकी टीम ने जीता है। अच्छा, किसको हराकर? तो पंजाब की हॉकी टीम ने यह टूर्नामेंट मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। इस साल 2025 में यह 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप थी। इवेंट उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित किया गया था 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, विनर रही पंजाब, रनर अप हो जाती है मध्य प्रदेश।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा? आपको पता है 7 बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, जैसे चीता, लॉयन, टाइगर, है ना, जो और अलग अलग जैसे ध्रुवी चीते होते हैं, तो इस तरीके के 7 जो बड़ी केट की प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस काम करता है। इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा इंडिया में, इसके लिए सहमति बनी है। कहां पर हेडक्वार्टर होगा? इंडिया में होगा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17th कंट्री बन गया है। इसमें होता क्या है, जितने भी एथलीट होते हैं ना इंडिया के, उनका बायोलॉजिकल पासपोर्ट की निगरानी की जाती है। जो भी उनका डीएनए है, ब्लड है ना, सीमन है, इन सबको मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई बोल सकते हैं कि डोपिंग, है ना, या फिर जो प्रतिबंधित ड्रग अगर उन्होंने लिया है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जब इंटरनेशनल अथॉरिटी हमको बैन करे तो भाई इससे अच्छा है हम हमारे खिलाड़ियों को अपने लेवल पे ही पहले रोक ले, नहीं तो इंटरनेशनली बेइज्जती होती है। तो इसके लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट, है ना, अब बनाया जा रहा है, या इसके लिए एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट काम करेगी। और ऐसा करने वाला इंडिया 17वां देश बना है जिसने अपने यहां पर ऐसी यूनिट स्थापित की है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जिन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया वो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, है ना, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। इंडिया की अब 14 डॉक्यूमेंट्स या बुक ऐसे हो गए हैं जो कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसमें होता क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर बुक्स को सेव किया जाता है जो बहुत जरूरी है वर्ल्ड के लिए। तो अगर कभी प्रलय आ जाता है, दुनिया नष्ट हो जाती है, तो ऐसे जो एविडेंस है, बुक्स हैं, रजिस्टर है, उनको सेव किया जाता है। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को जगह दी गई है। पद्मश्री अवार्डी दारीपल्ली रमैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्मश्री से सम्मानित दारीपल्ली रमैया की बात करें, एक बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तेलंगाना राज्य से आते हैं। तेलंगाना में जो वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने काफी काम किया, इसलिए इन्हें ट्री मैन ऑफ तेलंगाना कहा जाता है, या फिर वहां पर वनजीवी के नाम से जाना जाता है, वनजीवी या वनाजीवी। तो तेलंगाना से आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पद्मश्री से सम्मानित दारीपल्ली रमैया। 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग मैसेकर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग मैसेकर की 106वीं वर्षगांठ को मनाया गया। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो ये मैसेकर जो है ना, इसकी वर्षगांठ है 106वीं 2025 में। रिमेंबरिंग द ग्रेट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोबल ह्यूमन बीइंग और विजनरी स्टेट्समैन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यह बुक लिखी गई है, जो भारत के एक्स-पीएम रहे हैं। इन पर बुक को लॉन्च किया है मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ने, और इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एस गुरमीत सिंह को। तो एस गुरमीत सिंह की बुक है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ये वाली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस। देखिए, ऐसे देश जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर नहीं है, वो देश भी शामिल हो सकते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन करके। तो अगर कोई इस पर साइन कर देता है तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर कंट्री है वो साइन करने वाले या पार्टनर बनने वाले देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं, फंडिंग देते हैं और अदर काम करते हैं। तो इस पर साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है कौन? मॉरिशस।
और वर्ल्ड का ये चौथा देश है जिसने इस फ्रेमवर्क पर साइन किया। सबसे पहली बार साइन की थी बांग्लादेश ने। कुमुदिनी लखिया जिनका अप्रैल में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? कुमुदिनी लखिया का निधन हुआ अप्रैल 2025 में। बहुत ही फेमस कथक डांसर रही हैं। इनका जन्म वैसे 1930 में मुंबई में हुआ था। पद्मश्री इनको दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 1987 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 2025 में इसी साल, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कुमुदिनी लखिया, कथक डांसर जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन सुपर लीग 2025 में किस टीम ने आईएसएल कप जीता है? तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है इंडियन सुपर लीग। इसमें आईएसएल कप जीता है मोहन बागान ने। देखिए ये जो आयोजित की जाती है ना, इसमें दो अलग अलग इवेंट होते हैं। एक होता है आईएसएल शील्ड और उसके कुछ समय बाद होता है आईएसएल कप। तो इस साल आईएसएल शील्ड और आईएसएल कप दोनों ही मोहन बागान ने ही जीता है। हम यहां पर कप की बात कर रहे हैं तो कोलकाता में आईएसएल 2024-25 का फाइनल खेला गया इंडियन सुपर लीग का। इसमें मोहन बागान एसजी ने बेंगलुरु एफसी को हराकर आईएसएल कप अपने नाम किया। और फरवरी 2025 में जब आईएसएल शील्ड आयोजित की गई थी तब भी मोहन बागान ने आईएसएल शील्ड जीती थी। मतलब इस बार के आईएसएल के जो दोनों टूर्नामेंट है, आईएसएल कप और आईएसएल शील्ड, दोनों ही किसने जीती? मोहन बागान ने। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए आर्चरी वर्ल्ड कप ये जो है ना, एक्चुअल में अलग अलग इवेंट की सीरीज है। इसकी स्टेज 1 का ही अभी आयोजन किया गया है। यूएसए में हुआ था आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का स्टेज 1। इंडिया ने टोटल 4 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में भी इंडिया 4th प्लेस पर ही रहा है। तो कितने मेडल जीते? 4 मेडल। अच्छा, मेडल टेली में पहले स्थान पर मैक्सिको रहा 6 मेडल के साथ, सेकंड पर चाइना और तीसरे पर यूएसए। इंडिया रहा चौथे नंबर पर 4 मेडल के साथ, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप 19वां एडिशन है। ये साल भर में 4-5 अलग अलग इवेंट में आयोजित किया जाता है। 4 स्टेजेस होती है और एक फाइनल होता है। तो ये पहली स्टेज का ही आयोजन किया गया है। 5 इवेंट होते हैं, यही बोला ना मैंने, 5 इवेंट होते हैं, 4 अलग अलग स्टेजेस होती है और एक फिर खेला जाता है फाइनल। तो ये 5 है ना इवेंट। तो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 का ही आयोजन किया गया। कहां पर? यूएसए में। इंडिया रहा मेडल टेली में 4 मेडल के साथ चौथे स्थान पर। द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को हर साल। वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरे वर्ल्ड के जो हेरिटेज साइट्स हैं, प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना वर्ल्ड मॉन्यूमेंट डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेसिलियंट हेरिटेज प्रिपरेशन एंड लेसन फ्रॉम 60 ईयर ऑफ इकोमॉस, यह थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। इंडिया नॉर्डिक समिट का 3rd एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? इंडिया नॉर्डिक समिट का 3रा एडिशन आयोजित किया जाएगा नॉर्वे में। इंडिया और जो नॉर्डिक देश है उनके मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देना। नॉर्डिक देश, यूरोप के 4-5 देश नॉर्डिक कंट्री कहलाती है, तो उनके मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नॉर्वे के जो कैपिटल है ओस्लो, यहां पर 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट 15-16 अप्रैल 2000 अब आयोजित की जाएगी। तो 15-16 मई में आयोजित की जाएगी, अभी आयोजित नहीं की गई है, आयोजित की जाएगी इस महीने में। फर्स्ट इंडियन नॉर्डिक समिट 2018 में शुरू हुई थी और तब यह स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी डेनमार्क में। तो पहली समिट 2018 और अब 3rd समिट 2025 में मई मंथ में आयोजित की जाएगी। ऑपरेशन चक्र 5 किस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन चक्र 5 को चलाने का श्रेय दिया जाता है सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है देश में, इंडिया में, है ना, डिजिटल अरेस्ट पहले भी हमने बात की है, उसको खत्म करना, उसके नेटवर्क को तोड़ना ऑपरेशन चक्र 5 को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य है।
सबसे पहली बार जो ऑपरेशन है 2022 में शुरू किया गया था सीबीआई के द्वारा, ऑपरेशन चक्र के नाम से। अलग अलग जब ऑपरेशन चले हैं तो अलग अलग चीजों के लिए चलाए गए। अब ऑपरेशन चक्र चलाया गया है डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सीबीआई के द्वारा। भारत की फर्स्ट मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर कौन बनी है? भारत की फर्स्ट मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर बनी है अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग, ठीक है ना, ये विनर रही। आपको पता होना चाहिए मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल, ये जो टूर्नामेंट क्या बोल रहा हूं, ये जो ब्यूटी प्रतियोगिता है मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल के नाम से, यहां पर क्या होता है 25 साल के ऊपर की मैरिड या शादीशुदा महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। अब इसे जीतने वाली पहली इंडियन बनी है अनुराधा गर्ग। यह आयोजन किया गया था चाइना में, कंपटीशन चाइना में आयोजित किया गया था। अनुराधा गर्ग इससे पहले मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी जीत चुकी है और अब 2025 में मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल का इन्होंने खिताब जीता है। हाल ही में फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब चाइना की जू वेनजुन ने अपने नाम किया। चीन की ग्रैंड मास्टर है जू वेनजुन, इन्होंने फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। पद्मश्री विनर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैथ्यू सैमुअल कलारिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता है इनकी उपलब्धि क्या है? बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से इनको जाना जाता है देश में, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी, हार्ट से संबंधित। तो 2000 में इनको, सन 2000 में चिकित्सा के क्षेत्र में मैथ्यू सैमुअल की उपलब्धियों के कारण इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहां बनाया गया? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाया गया भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 मई को विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट का इनॉग्रेशन किया। यह देखने को मिलता है भारत के केरल राज्य में, केरल के कोचीन में। 8,867 करोड़ की लागत से यह पोर्ट बनकर तैयार हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट, केरल में। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल कहा था डेमोक्रेसी के खिलाफ? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा था। क्योंकि जो आर्टिकल 142 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी कानून जिसका उल्लेख प्रॉपर नहीं है, जो डिफाइंड नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है। यह आर्टिकल 142 प्रावधान करता है, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया ऐसे मुद्दों पर पार्लियामेंट कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दे रहा है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 142 को डेमोक्रेसी के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल कहा था। हाल ही में दुनिया का द हाईएस्ट ब्रिज किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया चाइना में। एक रोड ब्रिज है जिसका नाम है हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ब्रिज की अगर हम हाइट देखते हैं समुद्र तल से तो ये 625 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से लगभग डबल से ज्यादा है। तो ब्रिज है 625 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रोड ब्रिज है ना, चाइना में। पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ, यह किस देश से संबंधित थे? देखिए जो ईसाई धर्म है, कैथोलिक ईसाई धर्म, उसमें पॉप का एक पद होता है, वेटिकन सिटी से ये लीड करते हैं, हेड करते हैं सारे कैथोलिक चर्चेस को। तो पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, ये क्या वेटिकन सिटी के रहने वाले थे, वेटिकन सिटी के नागरिक थे। इसके अलावा इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ है, तो इनके पास अर्जेंटीना की भी सिटीजनशिप थी, दोनों ही देश की। हालांकि पॉप बनने के बाद पॉप जो होता है वो वेटिकन सिटी का जो रूलर होता है ना, वो वेटिकन सिटी का रूलर होता है।
तो वेटिकन सिटी के पोप थे और अर्जेंटीना देश के सिटीजन थे, उनके पास दो देशों की सिटीजनशिप थी। 2013 में पोप बने थे और पोप बनने वाले कैथोलिक ईसाई धर्म के ये 266वें पोप थे, जिनका निधन हुआ अप्रैल में। वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ने फिलिस्तीन के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। फिलिस्तीन के एक फोटोग्राफर है समर अबू एलौफ, इनको दिया गया है यह अवार्ड। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की है। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोक बोरोक लैंग्वेज बोली जाती है भारत के त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा के जो मूल निवासी है, जो बोरोक लोग हैं, जो वहां के आदिवासी समुदाय है, वो जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो है कोक बोरोक लैंग्वेज। तो आदिवासी साहित्य संस्था ने डिमांड की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं के बाद कोक बोरोक को भी अब जगह दी जानी चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो कोक बोरोक लैंग्वेज इसलिए सुर्खियों में है, भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड के 16 प्लेसेस, जो कि अलग 11 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, 11 कंट्रीज के 16 अदर सिटीज, 16 अलग अलग प्लेस, इनको ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। 2015 में शुरू की गई थी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की, है ना। कोई भी यूनिक चीज है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, तो उनको इस सिटी में जगह दी जा सकती है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। विजडन क्रिकेटर एल्मेनाक 2025 में मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? आपको पता है जो विजडन पत्रिका है ना, क्रिकेट की बाइबिल कहलाती है, ब्रिटेन से प्रकाशित होती है। तो ये हर साल क्रिकेट में अवार्ड प्रदान करते हैं। हमारे लिए मेंस और विमेंस कैटेगरी का अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजडन क्रिकेटर एल्मेनाक 2025 में मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी दोनों इस बार इंडियन क्रिकेटर को ही अवार्ड दिया गया। इसमें मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह, और विमेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो जाती है स्मृति मंधाना। दोनों ही इंडियन प्लेयर हैं विजडन क्रिकेटर एल्मेनाक 2025। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम टेररिस्ट हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ये था ऑपरेशन टिक्का। बारामूला क्षेत्र से जो घुसपैठ उसके बाद हो रही थी पहलगाम के बाद, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो पहली चीज तो ये कि लास्ट मंथ 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11वीं शेड्यूल में पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है, और 11वीं शेड्यूल में पंचायतों को 19 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय पंचायतों से संबंधित हैं। इस साल 2025 में ये 15वां नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया है, 2025 में 24 अप्रैल को। भारत ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। यह किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी यह हुई थी 1960 में, 1960 में। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसके बाद इस ट्रीटी को इंडिया ने रद्द कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध भी हुआ इसके कारण, और यह अभी रद्दी है और अभी यह रद्द ही रहेगी। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह देखने को मिलता है नेपाल में, जो कि भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत की सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल गवर्नमेंट इसको मिलकर बना रही है, और इसकी टोटल कैपेसिटी 900 मेगावाट होने वाली है। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर? नेपाल में। भारत का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया है? भारत का लार्जेस्ट या सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई पोर्ट पर।
क्रूज टर्मिनल जो होते हैं ना क्रूज शिप के लिए और टूरिस्ट के लिए एक जगह होती है कि पोर्ट पर ही, तो ये भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। ये टर्मिनल का अगर हम एरिया देखें तो 4,15,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया देखने को मिलता है, और इसकी टोटल लागत आई है 556 करोड़ रुपए बनाने में। तो सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है इंडिया का, किस पोर्ट पर? मुंबई पोर्ट पर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। सबसे पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2022 में। पहला पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को, भारत के पीएम को। इसके बाद 2023 में आशा भोसले को दिया गया, और 2024 में यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया, और अब 2025 में कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की घोषणा की थी। जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द किया था, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की घोषणा की थी। यह समझौता किस वर्ष किया गया था? शिमला समझौता किया गया था पाकिस्तान के साथ जुलाई 1972 में, है ना। 1971 की वॉर के बाद यह समझौता हुआ था, जिसमें एलओसी को निर्धारित किया गया, उसे सीमा रेखा के रूप में अडॉप्ट किया गया, और शांति बनाने के लिए बात की गई थी। यह शिमला समझौता था जुलाई 1972 में, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को उस वक्त हमने वापस किया था युद्ध के बाद, जो हमारे पास बंदी थे। तो ये शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ था, 2 जुलाई 1972। अब पाकिस्तान ने बोला कि भैया हम इस एग्रीमेंट को रद्द करते हैं, मतलब एलओसी पे हम भी आगे आ सकते हैं। तो ठीक है भैया, फिर युद्ध हुआ, आपने भी देखा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना कि भैया अपनी जो मूल आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे संरक्षित कर सकते हो, इसके प्रति लोगों को जागरूक करवाना या कराना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का मुख्य उद्देश्य है। 26 अप्रैल को यह मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, ये इसकी थीम है 2025 में। आईएमएफ की रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी 2025-26 में कौन सी होगी? तो आईएमएफ की हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यह क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है, जो कि रिसेंटली जारी हुई। तो इसको जारी करता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी 2025-26 में इंडियन इकोनॉमी होगी पूरे वर्ल्ड में, यह आईएमएफ ने बताया है। येलो सी, जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है, किसके बीच में स्थित है या कहां पर स्थित है? येलो सी को लेकर अभी दो देशों में टकरार देखने को मिली है, साउथ कोरिया और चाइना के मध्य में। तो येलो सी जो है चाइना और कोरियन पेनिसुला के मध्य में देखने को मिलता है। यहां पर जो मैरीटाइन बाउंड्री है ना, उसको लेकर दोनों देशों के बीच में अभी विवाद देखने को मिला था। येलो सी चीन और साउथ कोरिया या कोरियन पेनिसुला के मध्य में स्थित है। गरिया पूजा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के त्रिपुरा राज्य में, है ना। जो त्योहार है ना, ये 7 दिन तक चलता है त्रिपुरा में। त्योहार में त्रिपुरा की कोक बोरोक बोलने वाली जो ट्राइब है, जिसकी हमने बात की थी, कोक बोरोक भाषा, है ना, संविधान में शामिल करने की डिमांड की है उन्होंने। तो ये कोक बोरोक लैंग्वेज बोलने वाली जो ट्राइब से, राज्य की जो हलामा ट्राइब से और अदर जो स्थानीय ट्राइब से, वो बाबा गरिया की पूजा करती है, जो कि उनके लोक देवता है, ठीक है। बाबा गरिया उनके लोक देवता है, इनकी ये पूजा करते हैं। तो मिल गया हमको, कहाँ है भाई, ये गरिया, बाबा गरिया की पूजा करते हैं। त्रिपुरा राज्य में गरिया पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नई अवार्ड कैटेगरी कौन सी जोड़ी जाएगी? तो जब 2028 में ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाएंगे तब उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी, बेस्ट स्टंट डिजाइन की। आपको पता है बहुत सारी टीम होती है जो कि मूवीज में स्टंट
के लिए वो ट्रेन करती है, स्टंट मूवीज में कैसे रहेंगे उसको डिसाइड करती है। तो ये एक नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी ऑस्कर अवार्ड 2028 में। अभी तक 23 कैटेगरी है, 2026 में एक कैटेगरी और जुड़ेगी और 2028 में जुड़ेगी बेस्ट स्टंट डिजाइन। उसके बाद कैटेगरी हो जाएगी 25 ऑस्कर अवार्ड में 2028 तक। 2026 में कौन सी कैटेगरी जोड़ी जाएगी 98 ऑस्कर अवार्ड में? तो ये जोड़ी जाएगी अचीवमेंट इन कास्टिंग। जो कास्ट करते हैं ना मूवी में, अच्छी कास्टिंग करी तो फिर अचीवमेंट उनके लिए भी, तो अचीवमेंट इन कास्टिंग वाला अवार्ड जोड़ा जाएगा अगले साल 2026 में। और फिर बेस्ट स्टंट डिजाइन जोड़ा जाएगा ऑस्कर में, 100वां ऑस्कर अवार्ड है 2028 में। तो तब 25 कैटेगरी हो जाएगी जिसमें अवार्ड दिए जाएंगे। एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अभी ऑलमोस्ट 270 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है लोगों की, उनको कंपनसेशन दिया जा सके। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट आवंटित किए हैं। तो एटालिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। स्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? स्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरला। किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई? द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई एंड द स्पाई एएस दुलत की पुस्तक है। ठीक है, रॉ में पहले काम कर चुके हैं। हाल ही में डेनियल नोबोवा को किस देश का दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया है? डेनियल नोबोवा की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिकी देश इक्वेडोर के एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, डेनियल नोबोवा। ई सेहत ऐप जो कि डिजिटल हेल्थ केयर को सुलभ बनाने के लिए लाया गया है, कहां पर लॉन्च किया गया? ई सेहत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? जितने भी राज्य के अच्छे डॉक्टर्स होंगे, जितने भी एक्सपर्ट होंगे, उन सभी को ई सेहत एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा, ताकि घर बैठे लोगों को डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके। जम्मू कश्मीर राज्य ने ई सेहत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भारत का फर्स्ट फुल डिजिटल लिटरेसी राज्य कौन बना है? जहां पर हर व्यक्ति को डिजिटली ऑपरेट करते आता है, तो यह होती है डिजिटल लिटरेसी। मतलब सोशल मीडिया चला लेते हैं, है ना, नॉर्मल कंप्यूटर या ये ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये डिजिटल लिटरेसी। तो फुल डिजिटल लिटरेसी वाला राज्य बना है भारत का केरला स्टेट। हाल ही में दुनिया की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहां आयोजित की गई? दुनिया की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया चाइना में, चीन में। हाल ही में पुणे में आयोजित फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स जो कि शतरंज की एक प्रतियोगिता है ना, इंटरनेशनल कोनेरू हम्पी, है ना, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती। कोनेरू हम्पी इसकी विनर रही है। भारत का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का पहला या फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाएगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित यहां पर पूरा एक विलेज डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो ये कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये सारे करंट अफेयर हमारे अप्रैल मंथ के हैं, सारे की सारे वन लाइनर फॉर्म में हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि डिटेल में हम डेली करंट अफेयर में इनको रोज डिस्कस कर चुके हैं, और मंथली करंट अफेयर में भी आपने इनको देखा होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आने वाली एग्जाम में देखने को डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, रैपिड रिविजन था ये। डिटेल में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए, रोज देखिए,
फिर आप जब ये सेशन में आएंगे हर मंथ तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 100 आवर जीएस के कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे वहां पर जाकर अवेल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को चेकआउट करना मत भूलिएगा, एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।